अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की जिंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। 1000 साल पहले रूही नामी लड़की ने काला जादू सीखना शुरू किया था। वो पूरी रात कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ले काटती थी। कहते हैं कि इसके काबू में बहुत सी शैतानी ताकतें आ गई थी, मगर वो शैतान के और ज्यादा करीब जाना चाहती थी। इसके लिए उसने शैतान को खुश करने के लिए उसके सामने छोटे छोटे बच्चों की बलि देना शुरू कर दी। वो अपने गांव के बच्चों को और शैतान के बुत के सामने इस बच्चे को छिपा कर देती। शैतान के इस मंदिर में इसने इंसानी बच्चों के खून का तालाब बनाया हुआ था। वो उन मासूम बच्चों का दिल खाती थी। गांव वाले इससे बहुत तंग थे। वो सब मिलकर एक बुजुर्ग के पास गए और मदद की दरख्वास्त की। इस बुजुर्ग ने गांव वालों की मदद से इस लड़की को एक ताबूत में बंद किया और इसे जमीन के नीचे गाड़ दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबूत को खोलना मत। अगर इस ताबूत को खोला गया तो ये डायन दोबारा जिंदा हो जाएगी। इस नेक बुजुर्ग ने सारे लोगों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबूत को खोलना मत। अगर इस ताबूत को खोला गया तो ये डायन दोबारा जिंदा हो जाएगी। सब लोगों ने इस ताबूत के बारे में भूल जाने का वादा किया। इसके बाद वो ताबूत हमेशा बंद रहा और किसी ने इसे ढूंढने और खोलने की कोशिश नहीं की और आहिस्ते आहिस्ते सब इसके बारे में भूल गए। वो डायन आज भी जमीन के नीचे ताबूत में बंद थी और इस इंतजार में थी कि कोई इसको ढूंढकर इसे खोले ताकि वो आजाद हो जाए। असद और अकरम 3 दिन से इन खंडरों की खुदाई में मसरूफ थे। तुम्हें क्या लगता है कुछ मिलेगा यहाँ से? अकरम ने असद की तरफ देखते हुए बोला, मुझे काफी उम्मीद है कि हमें यहाँ से जरूर कुछ काम की चीज तो मिलेगी। असद ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बाद हमारी तस्वीरें अखबारों में लगी होंगी। अकरम भी इसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा। असद और अकरम दोनों का ताल्लुक महकमा असार कदीमा से था और वो मजदूरों के साथ जंगल में मौजूद खंडरों की खुदाई कर रहे थे। उन मजदूरों के इंचार्ज हामिद ने आकर कहा, सर नीचे से कुछ मिला है। अकरम ने मुख्तसर जवाब दिया, हम आ रहे हैं। तो हामिद सर हिलाकर चला गया। असद ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है क्या मिला होगा? अकरम ने जवाब दिया, नीचे जाकर ही देखते हैं। दोनों अपने खेमे से बाहर निकले जहां वो खाना खाने के लिए आए हुए थे और नीचे खंडर में चल दिए। एक जगह इन्हें बड़े बड़े बुत नजर आए जिनकी अजीब सी शक्ल थी। यहाँ हर तरफ से बदबू आ रही थी। एक जगह सबको लगा जैसे इसके पैरों के नीचे कोई चीज है। इसने मजदूरों से वहाँ खुदाई का कहा तो वहाँ से खुदाई शुरू हो गई। नीचे इन्हें एक ताबूत नजर आने लगा। फौलाद से बना हुआ मजबूत था। असद और अकरम दोनों की आंखों में चमक आ गई। असद ने खुश होते हुए कहा, इसमें जरूर कोई ममी या कोई खजाना होगा। अकरम ने जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस पूरे ताबूत को निकाल लिया गया था। ताबूत कोई ज्यादा बड़ा नहीं था और न ही ज्यादा छोटा। असद ने मजदूरों को वो ताबूत खेमे में पहुंचाने का कहा और वो दोनों अपने खेमे की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद वो ताबूत उनके पास पहुंच चुका था। ताबूत पर किसी अनजानी जबान में कोई इबारत लिखी हुई थी। असद दुनिया की कई ज़बानें जानता था और इसने पहचान लिया कि ये कदीम इब्रानी ज़बान है और वो उसे पढ़ सकता है। खबरदार,
इस ताबूत को मत खोलना, वरना इसके जिम्मेदार खुद तुम होगे। असद ने ऊंची आवाज में इस इबारत को पढ़कर सुनाया। पुराने वक्तों में जब कोई कीमती चीज इस तरह रखी जाती थी तो उसके ऊपर ऐसी चीजें लिख दी जाती थी ताकि वो चोरी ना हो। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों इस ताबूत के ऊपर झुक गए और इसको खोलने का तरीका ढूंढने लगे। काफी देर दिमाग खपाने के बाद इनको ताबूत खोलने का तरीका पता चल गया। इन दोनों ने मिलकर जैसे ही ताबूत का ऊपर वाला दरवाजा खोला तो एकदम खौफनाक चीख की आवाज आई। वो दोनों डर कर पीछे हट गए। ताबूत में से तेज रोशनी निकली और खेमे की छत को फाड़ते हुए आसमान की तरफ चली गई। अब ताबूत बिल्कुल खाली था, सिर्फ इसमें कुछ कीड़े रेंग रहे थे। असद और अकरम बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने तमाम मजदूरों की छुट्टी की और खुद भी घर की तरफ चले गए। कुछ देर पहले जो आसमान बिल्कुल साफ था, अब वहाँ काली घटा छा गई थी। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई और साथ में तूफानी हवा भी चल पड़ी। आसमानी बिजली भी खंजर की तरह बार बार आसमान पे जाहिर हो रही थी। अकरम और असद को यकीन था कि ये सब कुछ इस ताबूत को खोलने की वजह से हो रहा है। इस ताबूत को मजदूरों ने दोबारा उन्हें खंडरों में रख दिया था। असद और अकरम नहीं जानते थे कि उनकी एक गलती की वजह से क्या कयामत आने वाली है, और उन्होंने इस डायन को आजाद कर दिया था। एक खूनी डायन जो सिर्फ शैतान को खुश करने के लिए इंसानी खून की नदियाँ, हड्डियों के मीनार बना सकती थी। रूही इस वक्त एक कार में मौजूद थी। इसने अपना ठिकाना इस कार को चुना था क्योंकि ये आम इंसानों की पहुंच से दूर था और वहां आज तक कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ था। रूही खुश थी क्योंकि इसे 1000 साल की कैद के बाद आजादी मिली थी। इसकी शैतानी ताकतों में काफी कमी आ चुकी थी। अब वो दोबारा अपनी पुरानी ताकतें बहाल करना चाहती थी और इसके लिए इसे बहुत काम करना था। शैतान को खुश करने के लिए इसे फिर से मासूम लोगों का खून बहाना था, मगर इसकी ताकतें बहुत महदूद थीं और वो किसी सूरत भी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती थी। इसे सिर्फ और सिर्फ जंगल में रहते हुए अपना शिकार ढूंढना था और जंगल में से लोगों के गुजरने का इंतजार करना था, और वो ये ही करने वाली थी। वो 1000 साल से भूखी थी और वो अपनी भूख भी मिटाना चाहती थी। यूनिवर्सिटी अगले 5 दिन के लिए बंद थी। सरमत, हाफिज, साहिल और फजर इस वक्त सानिया के घर में मौजूद थे। सरमत बोला, हमें जल्दी सुबह निकलना होगा, कम से कम 16 घंटे लग जाएंगे हमें वहाँ पहुँचने में। साहिल बोला, यार 16 घंटे तो बहुत ज्यादा है, हमें जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। सानिया ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, हमने जहाज में बैठकर नहीं जाना, गाड़ी में इतनी ही देर लग ही जाती है, मैं जा चुकी हूँ एक दफा। वो सब यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और यूनिवर्सिटी के छुट्टियों में सरमत के गांव में घूमने का प्लान बन रहा था। सरमत एक गरीब मगर ज़हीन लड़का था। इसकी माँ गांव में लोगों के घरों में काम करके इसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। सरमत तो पढ़ाई छोड़कर काम करना चाहता था, मगर अपनी माँ की जिद की वजह से यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। इसके बाप इसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और इसे इसकी माँ ने ही मेहनत करके पाला था। इन छुट्टियों में ये सब तो सरमत के गांव जाना चाहते थे और इसी की प्लानिंग जारी थी। सरमत ने कहा, एक शॉर्टकट है, अगर वहाँ से जाएं तो हमारे 3 से 4 घंटे बच सकते हैं, मगर वो रास्ता जंगल से जाता है। साहिल ने खुश होते हुए कहा, चलो शुक्र है, मुझे वैसे भी सफर करना बहुत मुश्किल लगता है और जहाँ तक जंगल की बात है, मुझे जंगल बहुत अच्छा लगता है। फजर ने कहा, तुम तो हो ही जंगली, और सब हंसने लगे। सानिया ने कहा, तो डन हो गया, हम सुबह 7 बजे निकलेंगे और इस शॉर्टकट से जाएंगे। सब ने डन कहा और सब वहाँ से रवाना हो गए। सुबह ठीक 7 बजे वो गाड़ी में रवाना हो चुके थे। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर साहिल बैठा था, साइड वाली सीट पर सरमत था, जबकि पिछली सीट पर फजर और सानिया के साथ हफीज बैठा था।
गाड़ी में फुल वॉल्यूम के साथ गाने लगे हुए थे और वो सब सिंगर की आवाज के साथ साथ खुद भी ऊंची ऊंची वही गाना गुनगुना रहे थे। हफीज ने कहा, यार किसी कोई अच्छे से सिंगर का कोई देसी गाना लगाओ। साहिल ने उस सिंगर की आवाज की नकल करते हुए तेज तेज कहा, वो भी कोई सिंगर है? ऐसा लगता है जैसे कोई सब्जी बेचने आया हो। आलू ले लो, मटर ले लो, गोभी ले लो। सब इसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अब इन्हें 6 घंटे हो गए थे और अब ड्राइविंग सीट पर हफीज जबकि पीछे साहिल था। इनके दरमियान नोक-झोंक अब भी जारी थी और वो सब बात बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। इन्होंने एक होटल पर गाड़ी रोकी और वहाँ से खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया। अब वो जंगल में दाखिल होने वाले ही थे और ड्राइविंग सीट पर फिर से साहिल आ गया था। सरमत को वैसे भी ड्राइविंग नहीं आती थी। आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। साहिल ने सरमत से पूछा, काफी खौफनाक जंगल है, पहले कभी यहाँ से गुजर हुआ है? सरमत ने कहा, हाँ, जब कभी मुझे घर जल्दी पहुँचना होता तो मैं यहाँ से जाता। वैसे मेरी हमेशा कोशिश हुई है कि यहाँ से ना गुजरूं। साहिल ने हाँ में सर हिला दिया। पीछे वाली सीट पर फजर, सानिया और हफीज सो रहे थे। साहिल को भी नींद आ रही थी मगर इसे मजबूरी थी कि वो जागता रहे। वैसे भी वो जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना चाहता था। साहिल ने सरमत से पूछा, यार कितनी देर का रास्ता है जंगल में से? सरमत ने जवाब दिया, ये ही कोई 1 घंटा शायद। अब जंगल में काफी अंधेरा हो गया था। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर ली गई थी। साहिल तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी को चला रहा था कि अचानक एक तेज चीख की आवाज जंगल में गूंजी। आवाज किसी औरत की थी और इतनी दर्दनाक थी जैसे किसी को ज़िबा किया जा रहा हो। साहिल ने गाड़ी रोक दी। सारे लोग इस चीख को सुनकर जाग गए। इस बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि आवाज किस तरफ से आ रही है। हफीज ने कहा, लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। सरमत ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। हफीज ने कहा, तुम लोग यहाँ बैठो, हम दोनों देखते हैं। सरमत को अपने साथ आने का कहा। फजर ने डरते डरते कहा, मुझे डर लग रहा है, तुम लोग मत जाओ। सरमत ने कहा, तुम डरो मत, हम अभी आते हैं। साहिल तुम दोनों के साथ है। और फिर वो दोनों अंदाजे से चीख वाली जगह की तरफ चल दिए। सरमत और हफीज सिर्फ अंदाजे के मुताबिक चल रहे थे। हफीज के पास पिस्टल भी थी जो वो हमेशा अपने पास रखता था। अभी वो थोड़ा आगे गए थे मगर उनकी आंखों के सामने जो मंजर था वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सरमत और हफीज दोनों मजबूत असाब के मालिक थे मगर इस मंजर को देखकर उनकी चीख निकल गई थी। उन्हें अपनी सांस सीने में अटकती हुई महसूस हो रही थी। उनके सामने एक दरख्त पर 5 लाशें लटकी हुई नजर आ रही थी और वो लाशें बिल्कुल उनके जैसी थी। उनके चेहरे, कपड़े, जिस्म सब कुछ उन 5 जैसा था। ये मंजर देखते ही वो दोनों वापस गाड़ी की तरफ भागे। कहानी अभी जारी है और बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। साहिल ने गाड़ी में अपनी कहानी शुरू की हुई थी। एक दफा ऐसे ही मैं जंगल में से गुजर रहा था तो मेरे सामने शेर आ गया। शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। फजर ने पूछा, फिर क्या हुआ? साहिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर क्या होना था, मैं भाग गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मासूम जानवर मेरे हाथ से मर जाए। सानिया ने हंसते हुए कहा, हाँ जी हाँ, भाई साहब टार्जन थे पिछले जन्म में। इस बात पर फजर भी हंस दी। अचानक एक तरफ से सरमत भागता हुआ आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। इनके रंग उड़े हुए थे। साहिल ने पूछा, हाय तुम्हें क्या हुआ है और हफीज कहाँ है? सरमत ने बोला, वो हफीज मेरे साथ ही था। पता नहीं कहाँ रह गया। अभी तो मेरे साथ था, बिल्कुल मेरे साथ ही आ रहा था। साहिल ने फजर से कहा, फजर पानी दो। तो फजर ने पानी की बोतल सरमत की तरफ बढ़ा दी। साहिल ने कहा, लो पानी पियो और आराम से बताओ क्या हुआ है। तो सरमत ने पानी की बोतल को मुंह लगाया और पानी पिया। साहिल ने सरमत को कहा, हाँ अब आराम से बताओ क्या हुआ है।
फजर और सानिया भी सुनने के लिए बेचैन थी। ऐसा क्या हुआ है कि सरमत इतना घबराया हुआ है और हफीज गायब है? सरमत ने कहा, वो हमने एक दरख्त पर 5 लाशें देखी। वो बिल्कुल हम 5 जैसी थी। पीछे से सानिया बोली, हमारे जैसी कैसे हो सकती हैं? सरमत ने कहा, मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। साहिल ने पूछा, और हफीज कहाँ है? सरमत ने जवाब दिया। सरमत काफी डरा हुआ था और वो भी हमारे साथ ही था। हम लाशों को देखकर डर गए और वापस भागे और वो अभी मेरे साथ ही आ रहा था। पता नहीं कहाँ पीछे रह गया। साहिल ने कहा, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ, और गाड़ी से नीचे उतरने लगा। सरमत ने कहा, नहीं, हम दोनों चाहते हैं, बाहर खतरा है। साहिल ने कहा, ठीक है, तुम दोनों गाड़ी को लॉक कर लो और जब तक हम न आए तुम दोनों में से कोई गाड़ी से बाहर नहीं आएगा। और दोनों एक तरफ चल दिए। फजर और सानिया दोनों डरी हुई थी। उन्होंने गाड़ी को लॉक कर लिया। फजर बहुत ज्यादा हसास लड़की थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही डर गई थी। वो दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। सरमत और साहिल दोनों एक साथ हफीज को ढूंढ रहे थे। सरमत साहिल को लेकर इस सड़क के पास आ गया था जहाँ इसने लाशें देखी थी, मगर अब यहाँ कुछ नहीं था। सरमत ने कहा, मेरा यकीन करो, यही लाशें लटकी हुई थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। साहिल ने कहा, अगर लाशें होती तो अब भी यहीं होती ना। तुम्हारी आंखों को जरूर कोई धोखा हुआ है, सिर्फ वहम था और कुछ नहीं। सरमत साहिल की बातों से मुतमईन नहीं हुआ था, मगर इसने कोई बात नहीं की। साहिल ने कहा, लगता है हफीज हमें जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। साहिल ऊंची ऊंची कह रहा था, हफीज यार, जहाँ भी हो जल्दी बाहर आओ यार, हम लेट हो रहे हैं। बस करो, मजाक इतनी देर का ही होता है। मगर उन बातों का कोई जवाब ही नहीं आया। साहिल के हाथ में हाई पावर की टॉर्च थी और इसकी काफी रोशनी थी। साहिल को टॉर्च की रोशनी में एक घड़ी नजर आई। सरमत, देखो, ये तो हफीज की घड़ी है जो तुमने इसे इसकी बर्थ स्लिप पर दी थी। साहिल ने घड़ी को उठाए हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये वही घड़ी है। सरमत ने कहा, जरूर हफीज भी यहीं कहीं होगा। अब वो दोनों इसे ऊंची ऊंची आवाज में नाम लेकर बुला रहे थे। साहिल को टॉर्च की रोशनी में खून की बूंदें नजर आई जो एक लाइन में एक तरफ को जा रही थी। साहिल ने सरमत को कहा, सरमत, ये देखो खून। वो दोनों उस खून के पीछे पीछे जाने लगे, मगर अगला मंजर देखकर उन दोनों का दिल धक से रह गया। उनका जिस्म खौफ की शिद्दत से कांप रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अभी इनका हार्ट फेल हो जाएगा। हफीज सरमत के पीछे पीछे ही जा रहा था कि अचानक इसके पांव झाड़ियों में फंस गए। वो जोर लगा रहा था, मगर किसी तौर भी खुद को आजाद नहीं करवा पाया। सरमत शायद काफी आगे चला गया था। हफीज ने सरमत को आवाज देने की कोशिश की, मगर आवाज उसके हलक में फंस गई थी। हफीज बहुत ही अजीब सूरत हाल का शिकार हो गया था। उसने बैठकर हाथों की मदद से अपने पाँव को झाड़ियों से निकालने की कोशिश की। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द धुआं सा फैल रहा है। थोड़ी देर में ही हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। ऐसे धुएं में दूर एक औरत का साया नजर आया। हफीज चिल्लाया, कौन है वहाँ? अब वो आसानी से बोल पा रहा था। इसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आया, मगर साया अब भी वहीं मौजूद था। मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वहाँ? हफीज बहुत खौफजदा हो चुका था। अचानक इस साये ने हफीज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हफीज चीख रहा था, वहीं रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। अचानक हफीज का सर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हफीज खौफ की वजह से बेहोश हो चुका था और वो साया अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। साहिल और सरमत फटी फटी आंखों से इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। उनके सामने एक दरख्त पर उनके दोस्त हफीज की लाश लटकी हुई थी और एक औरत उसके पास खड़ी थी। एक खंजर से हफीज के जिस्म को चीर रही थी। इस औरत ने हफीज के खुले हुए सीने में हाथ डालकर इसका दिल निकाला और खाने लगी।
इस औरत का मुंह खून से भरा हुआ था। ये मंजर देखते ही वो दोनों वापस भागे। अब उनका दोस्त हफीज इनमें नहीं रहा था। वो इसका जितना भी अफसोस करते कम था, मगर इस वक्त इन्हें अपनी और दूसरों की जान बचानी थी, इसलिए वो भागकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चला ली। फजर और सानिया बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ है और हफीज कहाँ है, मगर वो दोनों खामोश थे। सानिया ने चीखते हुए कहा, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, कहाँ है हफीज? साहिल ने आयशा से कहा, हफीज अब हम में नहीं रहा। सानिया ने बड़बड़ाते हुए पूछा, क्या 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 मतलब है तुम्हारा? सरमत ने जवाब दिया, मतलब कि जंगल में एक टायर है जिसने हफीज को मार दिया और अब हमें भी मारने की कोशिश कर रही है। सानिया चिल्ला रही थी, अच्छा अब तुम लोग कुछ भी बकवास करोगे और हम मान जाएंगे? फजर बिल्कुल खामोश सहमी हुई बैठी थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। सरमत बकायदा रो पड़ा था। सानिया ने भी रोना शुरू कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उन दोनों को देखकर फजर ने भी रोना शुरू कर दिया। यार तुम लोग थोड़े हौसले से काम लो, इस वक्त हमें अपने हवास को बहाल रखना होगा और जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा। साहिल ने इन्हें हौसला देते हुए कहा, चलो अब रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। सरमत तो चुप हो गया था, मगर फजर और सानिया बहुत ज्यादा डर गई थी और चुप नहीं कर रही थी। साहिल तेज रफ्तारी से गाड़ी को चला रहा था। इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। अचानक इनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। साहिल ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। साहिल ने कहा, क्या मुसीबत है, इससे भी अभी बंद होना था। मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। सरमत ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाता हूँ। और वो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। साहिल गाड़ी को चेक करने लगा, मगर गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी। साहिल ने कहा, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। साहिल ने कहा, एक दफा फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो दोनों गाड़ी में बैठ गए, मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक झन्नाके की आवाज आई और गाड़ी की स्क्रीन खून से भर गई। इन सब ने चीखें मारनी शुरू कर दी। एकदम सामने सड़क पर ऊपर से हफीज की लाश गिरी। वो सब बहुत घबरा गए थे। साहिल बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। फजर और सानिया ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। अचानक उनके इर्द गिर्द धुआं सा होने लगा। थोड़ी देर में ही धुआं बहुत ज्यादा फैल गया था। धुएं में इन्हें सामने एक औरत का साया नजर आया। औरत आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रही थी। असद और अकरम एक साथ अकरम के घर में मौजूद थे। दोनों परेशान दिखाई दे रहे थे। अकरम बोला, हमने अनजाने में किसी शैतानी ताकत को आजाद कर दिया है। असद बेचैनी से बोला, मुझे भी इस बात का एहसास है, ये गलती हमसे हुई है और हमें ही इस गलती को ठीक करना होगा। हमें जरूर डॉक्टर खावर से मिलना चाहिए। अगर पूरे पाकिस्तान में शैतानी ताकतों को जानने वाला कोई है तो वो डॉक्टर खावर है। हाँ बिल्कुल, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर खावर से मिलना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। अकरम ने डॉक्टर खावर से फोन पर बात की और अपने आने का बताया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों डॉक्टर खावर के घर में बैठे हुए थे। अकरम ने डॉक्टर खावर को सारा वाकया बताया। डॉक्टर खावर ने इस्तगफार किया और कहा, ये सब कहीं पहाड़ी वाले जंगल में तो नहीं हुआ? अकरम ने जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब, ये सब वहाँ ही हुआ है। वहाँ एक खुदाई का काम हो रहा था, तो जरूर वो रूही होगी जिसे तुम लोगों ने नादानी में आजाद कर दिया। असद ने हैरानी से पूछा, कौन रूही? डॉक्टर ने कहा, रूही एक लड़की थी जो काला जादू करती थी। इसने शैतानी ताकतों के हुसूल के लिए बहुत से बेगुनाहों का खून बहाया था। वो एक डायन बन गई थी, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खुदा ही फिरौन के लिए मूसा भेजता है। सारे गांव वाले इस वक्त के एक पाँव पड़कर बुजुर्ग के पास गए और मदद की दरख्वास्त की,
और बुजुर्ग ने इस डायन को एक ताबूत में बंद करके जमीन में दफन कर दिया था, मगर तुम लोगों की वजह से वो अब फिर आजाद हो गई है। डॉक्टर ने तफसील से ये सब कुछ बता दिया। अकरम और असद दोनों गौर से डॉक्टर की बातों को ही सुन रहे थे। अकरम ने कहा, हम अपनी गलती ठीक करना चाहते हैं, किसी तरह भी आप हमारी मदद करें। डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। असद और अकरम के चेहरे पर मायूसी फैल गई। साहिल ने कहा, सब लोग गाड़ी से निकलो और भागो। सब लोगों ने गाड़ी के दरवाजे खोले और एक तरफ को भाग गए। जंगल में वो सब बिना सोचे समझे एक तरफ को भागे जा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस वो उस डायन से कहीं दूर भागना चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि जब तक जंगल में रूही है वो जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे और उन पर भी मौत लाजिम थी। इन्हें मरना था और जरूर मरना था। कहानी अभी जारी है और बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर खावर ने कहा, मगर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। असद ने पूछा, जी कौन है वो? डॉक्टर खावर ने जवाब दिया, सूफी अहमद। जिस बुजुर्ग ने रूही को ताबूत में कैद किया था, सूफी अहमद उनकी ही औलादों में से हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इनसे बात करके देखता हूँ। असद ने कहा, बहुत शुक्रिया आपका। अब इनके चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। डॉक्टर खावर ड्राइंग रूम से दूसरे कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। मैंने पता करवाया है, सूफी साहब गांव में ही मौजूद हैं, हम जाकर उनसे मिल सकते हैं। अकरम ने कहा, नए काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं। और वो गाड़ी में बैठकर सूफी अहमद के गांव की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो गांव में सूफी अहमद के घर के सामने खड़े थे। घर पुराना मगर शानदार था। डॉक्टर खावर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से एक मुलाजिम बाहर आया। मुलाजिम ने कहा, जी फरमाइए। मैं डॉक्टर खावर हूँ और हमें सूफी अहमद से मिलना है, मेरी इनसे बात हो चुकी है। जी अंदर आइए, आपकी आमद की इत्तला मिल गई थी। और इन्हें अंदर ले गया और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मुलाजिम ने कहा, साहब जी अभी आ रहे हैं, और इन्हें जूस पेश किया। थोड़ी देर बाद सूफी अहमद कमरे में दाखिल हुए। सूफी अहमद एक पुरनूर शख्सियत के मालिक थे। उन्हें आता देखकर डॉक्टर खावर और वो दोनों खड़े हो गए। सूफी अहमद ने कहा, तशरीफ रखिए, और खुद उनके सामने बैठ गए। डॉक्टर ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुलाकात का शर्फ बख्शा। सूफी अहमद ने प्यार से कहा, डॉक्टर साहब ये तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर खावर ने सूफी अहमद से असद और अकरम का तारुफ करवाया और इसके बाद रूही के बारे में सारा कुछ बताया। सूफी अहमद ने अफसोस से कहा, ये तो सब बहुत बुरा हुआ। अकरम बोला, जी मगर हम अपनी इस गलती को ठीक करना चाहते हैं और इसलिए आपकी मदद की बहुत जरूरत है। सूफी अहमद ने कहा, ये सब इतना आसान नहीं होगा, इसमें हम में से किसी न किसी की जान भी जा सकती है। अकरम ने जोशीले अंदाज में कहा, हमें इस बात का अंदाजा है, मगर दूसरों की जान बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो खुशी खुशी मरना पसंद करूँगा। सूफी अहमद ने कहा, बस इसी जोश और जज्बे की जरूरत है हमें। सूफी अहमद ने पूछा, वो ताबूत क्या अभी भी वही मौजूद है? अकरम ने जवाब दिया, जी वो ताबूत अभी भी उन खंडर में ही मौजूद है। ठीक है, हम कल शाम को उन खंडरात में चलेंगे। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये डायन फिर दोबारा वहीं दफन कर देंगे। डॉक्टर खावर ने फिर सूफी अहमद का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाजत मांगी। साहिल, सरमत, फजर और सानिया जंगल में एक तरफ को भागे जा रही थी। काफी देर भागने के बाद वो सब थक चुके थे। जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ जानवरों की आवाजें आ रही थी। अचानक साहिल को दूर जंगल में एक खंडर सा नजर आया। साहिल ने इस खंडर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो वहाँ कुछ है, हमें वहाँ जाना चाहिए, शायद हमें वहाँ मदद मिल जाए। फजर ने कहा, मैं एक कदम भी नहीं चल सकती।
और सरमत ने थकी हुई फजर को सहारा देते हुए कहा, थोड़ी हिम्मत करो, बस थोड़ी ही दूर है। और वो खंडर की तरफ चल दिए। खंडर के पास पहुंचते ही इन्हें अपने पीछे से चीखों की आवाजें आने लगी, जैसे काफी औरतें मिलकर बैन कर रही हो। वो जल्दी से भागकर खंडर में चले गए। खंडर में मालूम होता था जैसे अभी खुदाई का काम हुआ हो। साहिल ने आगे बढ़कर सारे खंडर को देखा कि शायद कोई मदद के लिए मिल जाए, मगर खंडर बिल्कुल वीरान था। वहाँ सिर्फ चूहे, कीड़े और चमगादड़ें थी। साहिल ने कहा, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। फजर ने कहा, मेरे पास मोबाइल फोन है, हमें अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। साहिल ने कहा, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, पुलिस को कॉल मिलाओ तुम जल्दी से। फजर ने अपने मोबाइल निकाला और कॉल करनी शुरू कर दी। फजर ने अफसोस से कहा, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं। साहिल ने कहा, बार बार कोशिश करो। फजर ने कहा, हाँ हाँ कर रही हूँ। हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। वो घबरा गए। धुआं इस डायन की आमद की निशानी थी। दूर इन्हें एक औरत का साया नजर आने लगा। वो साया आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रहा था। सानिया ने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? जवाब में उन्हें बुलंद हंसी की आवाज सुनाई दी। सरमत ने कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, और खंडरों से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागा, मगर अपने सामने जमीन पर सैकड़ों सांप देखकर रुक गया। खौफ की एक लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट कर गई। लड़कियों ने फिर रोना शुरू कर दिया। फजर ने रोते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे, प्लीज हमें जाने दो। सानिया ने करीब पड़ा एक पत्थर उठाया और डायन की तरफ फेंकने ही वाली थी। एक तरफ से एक बड़ा खंजर उड़ता हुआ आया और सानिया के माथे में लग गया। सानिया की आंखें खुली की खुली ही रह गईं और उसने एक हिचकी ली और नीचे गिरकर साकत हो गई। वो तीनों भागकर सानिया के पास गए, मगर अब सानिया उनमें नहीं रही थी। उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। डायन के कहकों की आवाज उन्हें वाज़ा सुनाई दे रही थी। साहिल ने सानिया की दहशत से खुली आंखों को बंद किया। वो सब बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि सानिया के बाद अब उनकी बारी है। डायन आहिस्ते आहिस्ते अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। साहिल ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए थे। सिर्फ अल्लाह के साथ ही थी जो उन्हें बचा सकती थी। साहिल की आंखों में आंसू थे और इसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, जबकि वो डायन इनकी मौत बनकर इनकी तरफ बढ़ रही थी। इनकी मौत इनसे सिर्फ चंद गज दूर ही थी और इन्हें अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। गाड़ी में असद, अकरम, डॉक्टर खावर और सूफी अहमद मौजूद थे। इनकी गाड़ी तेज रफ्तार से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। सूफी अहमद ने कहा, हमारे जंगल में दाखिल होते ही इस डायन को खबर हो जाएगी और वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि हमें इन खंडरों में जाने से रोके। अकरम ने पुरअज़म लहजे में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस डायन को वापस दफन कर कर ही रहेंगे। इनकी गाड़ी जंगल में दाखिल हो चुकी थी। वो जानते थे कि किसी भी वक्त इनका सामना इस डायन से हो सकता है और वो सब ज़हनी तौर पर तैयार थे। सूफी अहमद ने कहा, वो आ रही है। अचानक फिजा में चीखों की आवाज बुलंद होने लगी और हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। धुएं में दूर इन्हें एक औरत का साया नजर आया था जो आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रही थी। डायन साहिल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। साहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर जब कुछ ना हुआ तो साहिल ने आंखें खोल दी। डायन अपनी जगह पर साकत खड़ी थी। अचानक फिर हर तरफ धुआं छा गया। डायन इस धुएं में गायब हो गई। फजर और सरमत भी अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थे। वो सानिया की मौत के बाद गहरे सदमे में थे। अल्लाह ने हमारी मदद की है, वो डायन यहाँ से चली गई है। सरमत ने कहा, हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। साहिल ने कहा, नहीं, हमें बाहर ज्यादा खतरा है और वैसे भी हम नहीं जानते कि किस तरफ जाना है। हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए।
फजर सानिया की लाश के पास बैठकर रो रही थी। फजर और सानिया स्कूल टाइम की फ्रेंड्स थी, मगर आज सानिया फजर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। साहिल और सरमद ने फजर को हौसला दिया। ये रात उनकी जिंदगी की बदतरीन रात थी। उन्होंने अपने 2 दोस्तों को खोया था। वो जिंदगी भर इस रात को नहीं भूल सकते थे। सूफी अहमद ने अकरम से पूछा, वो खंडर यहाँ से कितनी दूर है? अकरम ने जवाब दिया, आगे पैदल रास्ता है 20-25 मिनट का। ठीक है, सब गाड़ी से उतरो और वहाँ तुम सब इस तावीज़ को कपड़ों की जेब में डाल दो। इससे तुम सब शैतानी असर से महफूज रहोगे। सूफी अहमद ने इन सब की तरफ देखकर एक एक तावीज़ बढ़ाते हुए ये कहा। इन सब ने इस तावीज़ को अपने कपड़ों की जेब में डाल लिया और गाड़ी से निकल गए। धुआं अभी भी फैला हुआ था और इस औरत का साया इनकी तरफ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा था। सूफी अहमद के हाथ में एक कपड़े की थैली थी जिसमें कुछ सामान था। अचानक वो साया कुछ फासले पर रुक गया। इस डायन ने सूफी अहमद की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम वही हो? तुम बिल्कुल वही हो। सूफी अहमद ने गरजती हुई आवाज में कहा, हाँ मैं वही हूँ और फिर से तुम्हें दफन करने आया हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं दोबारा कैद नहीं होंगी, कभी नहीं। डायन फनकार रही थी। आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए थे। तेज हवा चलना शुरू हो गई थी और आसमानी बिजली गरज रही थी। डायन ने अपने हाथ आसमान की तरफ किया तो जमीन से पत्थर उठाकर हवा में उड़ने लगी। फिर इसने अपना हाथ सूफी अहमद और इसके साथियों की तरफ कर दिया। वो पत्थर तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगे, मगर सूफी अहमद ने मुंह में कुछ पड़कर सामने फूंक मारी तो वो पत्थर हवा में ही रुक गए। सूफी अहमद ने अपना पाँव जोर से जमीन पर मारा तो वो पत्थर दोबारा जमीन पर गिर गए। सूफी अहमद ने अपने थैले से एक पानी की छोटी सी बोतल निकाली और उसके छींटे डायन की तरफ गिराए। डायन चीखने लगी और गायब हो गई। अब हमें जल्द से जल्द इन खंडरों में जाना होगा। इससे हमारी ताकत का अंदाजा हो गया। अब वो सामने नहीं आएगी बल्कि छुप कर वार करेगी। जी आप सब मेरे पीछे पीछे आइए, अकरम ने कहा। उन सब के आगे आगे चल पड़ा। बाकी सब अकरम के पीछे पीछे उन खंडरों की तरफ बढ़ रहे थे। सूफी अहमद ने इनको समझाते हुए कहा, सब लोग ध्यान से हो। वो जानती है कि हम पर कोई शैतानी ताकत असर नहीं करेगी, इसलिए जरूर वो कोई और चाल चलेगी। असद ने पूछा, मतलब कैसी चाल? सूफी अहमद ने कहा, वो किसी तरह हम पर असली जानवरों से हमला करवा सकती है। इन्हें हमारे तावीज़ नहीं रोक सकते। असद ने समझ जाने वाले अंदाज में कहा, जी हम समझ गए। अचानक एक तरफ से मक्खियों का झुंड आया और सबसे आगे मौजूद अकरम के कपड़ों में घुस गया। अकरम ने चिल्लाना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी अपनी कमीज उतारकर एक तरफ रख दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बाकी सब कुछ समझ ना पाए। तावीज़ कमीज की जेब में था। जैसे ही वो तावीज़ अकरम से दूर हुआ, एक तेज रोशनी अकरम के जिस्म में घुस गई। अकरम के कानों और नाक से खून निकलना शुरू हो गया। अकरम वहाँ से भागा और एक करीबी दरख्त से अपना सर टकराने लगा। अकरम का पूरा चेहरा खून से भर गया था। अकरम ने एक दफा फिर अपनी पूरी ताकत से अपना सर दरख्त से टकराया और ढेर हो गया। वो सब भागकर इसके पास पहुँचे। इतनी देर में वो तेज रोशनी उसमें से निकल गई थी। सिर्फ चंद सेकंड में अकरम एक लाश में तब्दील हो चुका था और उसके साथी इसे बिल्कुल बचा नहीं सके। सूफी अहमद ने कहा, अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे, इसने बहुत बड़े मकसद के लिए जान दी है। डॉक्टर खावर ने असद से कहा, आमीन। असद की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अकरम इसका बहुत अच्छा और पुराना दोस्त था। वो फिर से आगे बढ़े। फिजा में हंसी की आवाज फैली हुई थी। इस डायन की हंसी की आवाज वो उनमें से एक को मारने में कामयाब हो चुकी थी। अब अकरम की जगह असद ने संभाल ली थी और वो सबसे आगे चलकर इन्हें खंडरों की तरफ लेकर जा रहा था। इन्हें हर तरफ से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आ रही थी, कभी बच्चों के रोने की, कभी हंसने की, मगर वो उन आवाजों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते जा रहे थे।
अचानक इन्हें सामने सांप नजर आने लगे। सांप तादाद में काफी ज्यादा थे। इन सांपों को देखकर असद अपनी जगह पर रुक गया। सूफी अहमद बोले, कुछ नहीं है, यह सिर्फ नजरों का धोखा है। तुम आयतल कुर्सी पढ़ते रहो और गुजर जाओ, कुछ नहीं होगा। असद ने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और डरते डरते आगे बढ़ने लगा। वो जैसे ही आगे बढ़ता सांप पीछे होते रहते। ये देखकर असद का हौसला और बढ़ गया और वो बिना खौफ के आगे बढ़ रहा था। अचानक सारे सांप गायब हो गए। वो सब तेजी से खंडरों की तरफ बढ़ रहे थे। वो जानते थे कि डायन की पूरी कोशिश होगी कि ये सब खंडरों में ना पहुंच सकें। अब सामने खंडर नजर आ रहा था। सूफी अहमद ने कहा, तुम दोनों मेरे पीछे रहो, और खुद सबसे आगे आ गए। अचानक उनके रास्ते में आग लग गई। सूफी अहमद ने अपने थैले से फिर पानी की बोतल निकाली और इस आग पर फेंक दी। आग 1 मिनट में खत्म हो गई। सूफी अहमद जल्दी जल्दी चलते हुए खंडर में दाखिल हो गए। खंडर में एक तरफ 2 लड़के और एक लड़की बैठे हुए थे, जबकि उनके पास एक लड़की की लाश भी पड़ी हुई थी। एक लड़का बोला, हमारी मदद करो, हमें वो मार देगी। सूफी अहमद बोले, डरो मत, किसी को कुछ नहीं होगा। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? सूफी अहमद बोले, हम तुम्हारी मदद के लिए इस डायन को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। असद और डॉक्टर ख्वावर भी साथ ही अंदर आ गए थे। सूफी अहमद ने असद से पूछा, वो ताबूत कहाँ है? असद ने दूर एक कोने में पड़े ताबूत की तरफ इशारा किया। सूफी अहमद ने इन लड़कों और लड़की को भी एक एक तावीज दे दिया। सूफी अहमद ने अपने थैले से एक चौक निकाला और जमीन पर एक दायरा लगा दिया। तुम सब इस दायरे में आ जाओ, मैं इस डायन को यहाँ बुलाने वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई इस दायरे से बाहर नहीं आएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई भी इस दायरे में से आगे नहीं आएगा। सूफी अहमद ने ऊंची ऊंची जबान में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक हर तरफ धुआं फैल गया और औरत का साया नजर आने लगा, जो आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रही थी। डायन ने चीखते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सूफी अहमद ने कहा, यहाँ से तुम जाओगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और कुछ पढ़कर इस डायन पर फूंक मारी। डायन चीखने लगी। जमीन ने भी कांपना शुरू कर दिया, जैसे कि ज़लज़ला आ रहा हो। डायन के जिस्म को आग लग गई थी। सूफी अहमद आगे बढ़े और इस डायन को बालों से पकड़ लिया, मगर वो डायन इसी वक्त गायब हो गई। बाकी सब इस दायरे में मौजूद थे। सूफी अहमद ने दोबारा मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी उंगली चारों तरफ घुमानी शुरू कर दी। अचानक एक तरफ आग का शोला भड़क उठा और डायन नजर आने लगी। आग इसके जिस्म को लगी हुई थी, वो पूरी तरह चीख रही थी। सूफी अहमद ने इसे बालों से पकड़ा और घसीटकर इस ताबूत में फेंक दिया और ऊपर से ताबूत बंद कर दिया। ताबूत बंद होते ही हर तरफ खामोशी छा गई और जमीन हिलना भी बंद हो गई। सूफी अहमद ने अभी भी ताबूत पर हाथ रखा हुआ था और कुछ पढ़कर फूंक रहे थे। सूफी अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सब दायरे से बाहर आ सकते हो। वो डायन दोबारा कैद हो चुकी है। असद ने कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सूफी अहमद ने असद को कहा, अब इस ताबूत को गहराई में दफन करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। असद ने अदब से जवाब दिया, जी जी, मैं समझ गया। साहिल, फजर और सरमद अपनी जगह गुमसुम खड़े थे। डॉक्टर खावर ने इन्हें सब कुछ बताया। असद ने वहाँ अपनी टीम को बुला लिया और इस ताबूत को वापस इंतहाई गहराई में गाड़ दिया। डॉक्टर खावर और सूफी अहमद भी वापस चले गए। साहिल, फजर और सरमद भी वापस जा रहे थे, मगर वापसी पर इनके साथ इनके 2 दोस्तों की लाशें थीं और वो ये रात कभी नहीं भूल सकेंगे, शायद कभी भी नहीं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।